आप कैसे हैं? आज हम क्लास 12th फिजिक्स की जो स्थिर विद्युत और विद्युत विभव एवं धारिता जो चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है, उसका वो दोनों चैप्टर मिला के एक यूनिट थे। उन यूनिट को हम इंडिविजुअल फिर से क्या करेंगे, चैप्टर में काउंट करते हैं और उनके आंकिक पढ़ते हैं। बहुत ही मजा आएगा। अगर आंकिक कब बनता है पता है आपको? आंकिक कब बनेंगे? आंकिक तब बनेंगे जब आपका थ्योरी स्ट्रांग हो। आपने जो भी न्यूमेरिकल वर्क किया था, जो भी गणितीय व्यंजक हमने क्या किया था, चाहे वो अक्षीय स्थिति हो, निरक्षीय स्थिति हो, चाहे वो गॉस का प्रमेय हो, और वो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो बेलन के बारे में हो या सिलेंडर के बारे में हो, जिसके भी बारे में हो, ये सब के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी है तब निश्चित ही आपका सवाल बनने वाला है। सवाल बनाने से पहले हम जान ले ये कौन से चैप्टर का है। स्थिर विद्युत का है। चैप्टर 1 का आंकिक मैं बता रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, उस महत्वपूर्ण व्यंजक के बारे में जिसको हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है, उसको बता रहा हूं। उसका आंकिक के बारे में चलते हैं। तो अब हम चालू करेंगे इसका आंकिक। हम क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है और जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं। बोल रहा है +9e एवं +e के दो बिंदु आवेशों का एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं तथा तीसरा बिंदु आवेश q उपयुक्त आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जा सके कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ रखा जाए याद करिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान देता हूं और डायग्राम आपके लिए क्रिएट करता हूं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये भाई किसके बारे में बोल रहा है। ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, यहां पर +9e आवेश रखा और यहां पर +e आवेश रखा। फिर कहा इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा है, 8 मीटर कहा है। मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो प्रश्न ने कहा वही कर रहा हूं जी। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बिंदु, वही कहाँ पर रखा जाए, उस संतुलन बिंदु को मान रहे हैं। तो मान लिया भाई ये संतुलन बिंदु से 9e की दूरी x है। ये जो बोल रहा हूँ अगर आप लिखना चाहेंगे तो अपने भाषा में लिखेंगे भी। और यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो पूरे 8 में x को घटाना पड़ेगा, अर्थात 8 - x हो जाएगा। फिर हम जानते हैं बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसको, बल बराबर F = 1/4 पाई अफेशनल नॉट, 1/4 पाई अफेशनल नॉट 4 पाई अफेशनल नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² से करेंगे। अब यहाँ पर दोनों को बैलेंस्ड करना है तो बताएंगे +9e आवेश के कारण बल बराबर 9 + 9e के कारण बल। अब आप देखेंगे यहां पर जो आवेश दिए रहेंगे आपको, उन आवेशों के बारे में बात करेंगे। एक आवेश को एक समान क्यों लेंगे, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम मान रखेंगे 1/4 पाई अफेशनल नॉट इंटू 9e इंटू Q अपॉन R²। देखिए इसके अकॉर्डिंग मान रखा हूं मैं। और एक ठो आवेश जो यहाँ पर स्थित है वह कहाँ पर संतुलित होगा, तो मान लिया जाए यहीं पर कोई आवेश Q था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से O के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1/4 पाई अफेशनल नॉट इंटू E, यहां पर क्या हो जाएगा, E इंटू Q। अब थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, अब आप यहां पर देखेंगे कि भाई जो दूरी है वह क्या है, E से O की दूरी क्या है, x है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x²। और यहां पर देखा E से O के बीच की दूरी क्या है, 8 - x है। तो यहां पर हो जाएगा 8 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे Q से Q कैंसिल हो रहा है, E से E कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ
ये इसके साथ क्यू क्यू के साथ सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 9/x² इज इक्वल टू 1/8 - x का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा 9 × 8x इंटू और ये हो जाएगा x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू हम करेंगे प्लस माइनस, इसको करेंगे 3 8 - x। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर वर्ग था तो वर्गमूल लिया मैंने, और वर्गमूल लिया तो फिर देखा आगे x इज इक्वल टू 2 चिन्ह लेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो अब यहाँ पर धन चिन्ह लिया तो 3 × 8 - x, कैलकुलेशन किया x इज इक्वल टू 3 × 8 = 24 ऋण 3x, ये ऋण 3 इधर आएगा तो धन हो जाएगा x धन 3x बराबर 24। तो x 4x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24/4, तो 4 छक्के 24, तो x का मान कितना आया 6 मीटर। फिर ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण लिया तो क्या होगा x इज इक्वल टू -3 × 8 - x, x इज इक्वल टू -8 × 24 और -3x प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3x इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा x - 3x इज इक्वल टू -24। तो यहाँ पर हुआ -2x इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस कैंसिल हुआ और x इज इक्वल टू हुआ 24/2। तो यहाँ x का मान क्या आ गया 12 मीटर। अब बताइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि वह बोला एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर जब बोल दिया है तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो 12 सेंटीमीटर आ रहा है वो मान क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिंदु से बाहर जाएगा, बोला इन दोनों के मध्य कहाँ पर है वो बिंदु, जहां पर, तो बता दिए भाई वो दोनों के मध्य वह बिंदु कहाँ है, कितना मीटर है 6 मीटर है, जहां पर इन दोनों का मान क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो देख लीजिए ये आंकिक है, आप सवाल एक बार अच्छे से पढ़ें, एकदम इजी है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताने का कोशिश किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ये कूलाम के नियम से जो बल का फॉर्मूला निकला था उसके आधार पर बताया, हम बिंदु से 9 O तक गए अर्थात x डिस्टेंस को काउंट किया, फिर यहाँ से O तक आए तो 8 - x को काउंट किया, कंपेयर किया, x का मान निकाला और x का मान कभी भी याद रखना जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा उससे अगर अधिक आएगा तो वो असंभव होगा, क्योंकि वो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को पार कर जाएगा, तो वहां पर वो सही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसे कि ये ठीक है। अब हम देखेंगे x की वैल्यू 6 मीटर आई अर्थात इन दोनों के बीच 6 मीटर में वो बिंदु रहेगी। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी के जैसे जो क्वेश्चन था अभी असाइनमेंट मिल रहे हैं बोर्ड वाले लोग को, वो असाइनमेंट में लगभग कुछ मान बदले हुए हैं और लगभग यही प्रश्न आया हुआ था, तो मैंने इस प्रश्न को उठाया है। तो हमारा प्रश्न है, दो बिंदु आवेश qa इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम तथा इसका मान है दूसरा क्यूब इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर हमको दो मान निकालने हैं। पहला बोला है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहला। दूसरा बोला है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह कितने बल का अनुभव करेगा। तो ये है प्रश्न। सबसे पहले
हम क्या करेंगे, इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे। और 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, 10 की घात ऋण 6 कूलाम होता है। इसको याद, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात ऋण 6 कूलाम होता है। तो यहाँ पर बोला है क्यू ए इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 3 म्यू सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस सी। ठीक है, क्यू बी कूलाम में बदलूंगा, एसआई मात्रक में बदलेंगे, सबको एक ही जात में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, -3 म्यू सी इज इक्वल टू -3 इंटू 10 टू द पावर -6c। अब हमको दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, R इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे 20/100, 20/100। तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 होगा। तो 1 0 को 1 0 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 गुना 10 की घात ऋण 1 मीटर। 1 घात था तो ऊपर 1 तो 10 था, तो हमने ऊपर क्या कर दिया, ऊपर ले आया। अब थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में बात करते हैं। यहां से हमारे पास 2 आवेश दिए हुए हैं और 3 म्यू सी और 3 म्यू सी इस प्रकार से दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहां से जाएंगे, ओ से ए की तरफ जाएंगे, ए से ओ पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तरफ जाएंगे, और ओ से बी की ओर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की मान की तरफ हम चलते हैं। क्या बताएंगे, ए पर स्थित विद्युत क्षेत्र या बिंदु आवेश कहेंगे। क्या बताएंगे, ए पर स्थित 3 म्यू सी आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, फार्मूला इसको पहलेंगे ई है। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फार्मूला भी जान लेते हैं। क्या होता है भैया, 1 या बोल देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू, कोई भी एक आवेश होता है, बटे आर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 तो मैंने लिख दिया, ए के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्यू 3 म्यू सी बोला था, तो हमने इसको किस में बदल दिया था, एसआई पद्धति में बदल दिया। तो इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है भैया, आर की वैल्यू हमने निकाला था। अब देखो मध्य बिंदु के बारे में बात किया था, तो यहां से मध्य बिंदु हो गया था। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के बारे में मान निकालेंगे, अर्थात आधा आधा हो जाएगा, 2 था तो 1 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ओ ए बराबर, तो ओ बी तो ही है, हम कह दिए भैया क्या, ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर भी उतना ही होगा जितना कि ओ बी का स्क्वायर होता है। अब हमने क्या किया, मान रखा, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, अब ओ ए का मान को हमने रख दिया। क्या था हमारा ओ ए का मान, आप देख सकते हैं ओ ए का मान था 1 गुना 10 की घात ऋण 1 की घात 2। अब हमने क्या किया, 9 तिया 27, तो ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9 तिया 27 गुना, आधार समान होते हैं तो घात जुड़ते हैं, धन 9 में ऋण 6 हो जाएगा, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 10 की घात कितना होगा, ऋण 2। ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 7 गुना 10 की घात 5, ऋण 2 था तो धन 2 होगा, ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये ई हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार हम क्या बात करेंगे, इसी प्रकार बी पर स्थित 3 म्यू सी
आवेश के कारण क्या बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको एकदम इजी बता रहा हूं, वो फॉर्मूला बताया था, सेम सेम मान है, ये भी, इसका भी आवेश का मान सेम टू सेम है, दोनों के आवेश का मान सेम है, तो कैलकुलेशन भी क्या होगी, सेम होगी, अर्थात 27 इंटू 10⁵। ठीक है, ये हो जाएगा सेम टू सेम। तो अब बताएंगे इनका परिणामी। जब हमको इसका परिणामी पूछा तो हम बताएंगे E इज इक्वल टू EA प्लस EB। हमको ये भी बताना पड़ेगा भैया इनकी दिशा क्या थी, तो हमने बता दिया कि इनकी दिशा O से A थी, A से O की ओर थी, और AO से किसकी ओर है, B की ओर है। ये हमको बताना पड़ रहा है कि O से B की ओर, देखो A से O और O से B, चूंकि दोनों के दिशाएं एक ही है, इसलिए इनका परिणाम क्या हो जाता है, परिमाण का मान जुड़ जाता है, और जुड़ेगा तो हो जाएगा EA प्लस EB। तो 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵, तो 27 कितना हो जाएगा, 54 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा, 5। ये होता है। या मानक रूप में अगर आपको लिखना है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5.4 इंटू 10⁶। हमने क्या कर दिया, इसको 1 दशमलव हटाकर हमने 1.10 की घात को जोड़ दिया, और ये भी सही है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति, कोई भी एक मान ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सवाल में जो B बोला था, ये तो हमने A को सॉल्व किया, B बोला यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का क्या रखा जाए, कोई अन्य आवेश रख दिया जाए, तो क्या हो जाता है, इस पर कौन सा कितने बल का अनुभव करेगा, तो आपको पता होगा सेकंड। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। F इज इक्वल टू QE। तो Q का मान कितना दिया है, ये दिया है हमारे को 1.5 इंटू 10⁻⁹, और E का मान हमारे पास क्या है, ये देखो E का मान हमने निकाला है, तो पाया 5.4 इंटू 10⁻⁶। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम लिखेंगे, देखो आधार को पहले देख लो, ये ऋण 9 है और धन 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखा हमने कि इन दोनों को हमने गुना करना है, तो 15 से गुना किया, 15 चौक 60, हासिल का आया 6, 15 पंचे 75, और 75 में जब कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, तो 75 में 6 जोड़ा तो क्या हो गया, 81, तो 8.10 इंटू 10⁻³ कूलाम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15 चौक 60 हुआ, 60 का शून्य, हासिल का आया 6, 15 पंचे 75। अब मैंने 2 अंक बाद क्या लगा दिया, इसमें दशमलव लगा दिया, और 2 अंक बाद दशमलव लगाने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर 1 अंक बाद था और यहाँ पर 1 अंक बाद था, अर्थात ये क्या होगा, इतने न्यूटन का उस पर जो बल लगेगा, तो कैसा बल लगेगा वह बोल रहा है, यह परीक्षण कितने बल का अनुभव करेगा, तो बता देना 8.10 इंटू 10 की घात ऋण 3 न्यूटन का बल का अनुभव करेगा। अगर समान जात का होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय होगा तो आकर्षण होगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इजी वे में मैंने बताने का कोशिश किया है, आप इसको देखिए, समझिए। ये सबसे पहले दोनों को, कभी भी माइक्रो कूलाम रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, उसको एसआई पद्धति में कूलाम में बदलना है। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। इन बातों को आपको विशेषता आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकेंगे, इजीली किसी भी चीज को आराम से बना सकेंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट
हमारा पॉइंट, जिसको आप देख सकते हो। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जब तक आप इसको देख लीजिए। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, वो कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुना 10 की घात ऋण 7 के आवेश से आवेशित पाया गया, स्थानांतरित होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या करना है, हमको आकलन करना है। तो हमको क्या दिया है, आवेश का मान दिया है, Q इज इक्वल टू क्या दिया, 3 × 10 टू द पावर -7 दिया हुआ है। जब 3 × 10 टू द पावर माइनस दिया गया है, तो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन, या इसकी संख्या का गुना, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम क्या करेंगे, n, अब हम सबके मान को जान लें, ये कूलाम में ही दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, E का मान, तो E का स्टैंडर्ड मान होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19। ये स्टैंडर्ड मान होता है जिसको हमको याद करना होता है, याद ही रखना है, तभी काम बनेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हमको क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और n का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, Q/E इज इक्वल टू n से। हम Q की वैल्यू भी हमको बुक में हमारे को दिया हुआ है प्रश्न में, और इसका मान जो स्टैंडर्ड है, अर्थात दूसरा जो मान है हाइडली रूप में, अदृश्य रूप से हमको दिया था, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए। कब याद होगा, जब हमको ये फॉर्मूला याद होगा। इसको क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने जब पढ़ा था, उसके बारे में हमने इसके बारे में हमने चर्चा किया था पहले चैप्टर में। तो हम चलते हैं कहाँ, यहाँ पर रखा मान, क्या था मान, इसका मान था 3 × 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.6 × 10 टू द पावर -19। अब हम क्या करेंगे, घात को ऊपर ले जा लेंगे और 3/1.6। एक काम करता हूं, आपको आसान करने के लिए एक प्रयास करूंगा। इसमें का जो ऋण है ना, चलो ठीक है, देखते हैं। ऋण 7 धन 19 हो जाएगा। ये ऋण था, ऊपर जाएगा तो धन 19 हो जाएगा। फिर हो गया 3/1.6। इसमें जब हमने क्या किया, जोड़ा तो कितना है, 10 की घात 12 आ गया। तो अब इसको भाग देना है। इसको समझ लीजिए 30, 3 को समझ लीजिए 30 और 1.6 को समझ लीजिए 16। तो हमने भाग दिया, 16 एकम 16 एक बार आया, तो 14 बचा, क्योंकि 16 जब 30 में घटेगा तो 14 बचेगा। तो हमने दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, फिर बताया 16 निया 144 होता है, मतलब 8 बार जाएगा। और इसके बाद और भी दिया जा सकता है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, × 10 टू द पावर 12। अतः अर्थात जब ऊन से रगड़े जाने पर किसी पॉलीथीन पर 3 गुना 10 की घात ऋण 7 कूलाम का अगर वहां पर आवेश उत्पन्न होता है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इतना होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1.8। और भी भाग जा सकता था, मैं लगभग मैं एक भी बार में रोक दिया हूं। 1.8 × 10 टू द पावर 12 होता है ये। अप्रॉक्स मतलब लगभग बता सकते हैं, एग्जैक्ट मान हम नहीं बता सकते। इसलिए हम कभी भी न्यूमेरिकल में जब पॉइंट वाली बात करते हैं, मोर देन 2 पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक आने की संभावना होती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर अप्रॉक्स, लगभग शब्द का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये था हमारा एक और प्रश्न। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
ये वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10 की घात ऋण 7 और 3 गुना 10 की घात ऋण कितना था 7, दोनों में ऋण 7 ही है, ऋण 7 आवेश हैं, उनके बीच कितना बल होगा। थोड़ा गोला जैसे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 2 गोले बना लेते हैं और ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों के मध्य की दूरी को कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, डायग्राम उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। और इसका मान कितना दिया है 2 गुना 10 की घात ऋण 7 और इसे दिया है 3 गुना 10 की घात ऋण 7, इस प्रकार से दिया है। तो जब यहाँ पर जब डायग्राम हम देखते हैं और हमारा बेसिक थोड़ा सा क्लियर है, अगर चैप्टर 1 का पहला लेक्चर भी अगर आपने मेरा अटेंड किया होगा तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, उस पर लगाया हुआ बल के बारे में बताया था। F = 9 × 10⁻⁹ × Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। तो देखो बेटा, इससे बहुत सारी चीज कंपेयर हो रही है भैया, ये Q1 होगा और ये Q2 होगा और ये R होगा। तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई और जब पूरी वैल्यू आ गई हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इजीली हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं। तो ये थोड़ा कचरा लग रहा है, आप देखेंगे समझेंगे। तो Q1 = हो गया 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलाम और R = कितना है, R की वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले भैया ये कूलाम में दिया हुआ है, अर्थात SI पद्धति में है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटीमीटर में अर्थात CGS में है। तो सभी जब कैलकुलेशन होता है भौतिकी में एक ही जात होने चाहिए, सब आए बाय होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमको एक ही जात वाले क्या भौतिक राशियों का उपयोग करना है। इसलिए ये सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हमने भाग दिया तो कहा 10 की घात ऋण 1 मीटर हुआ, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 की घात ऋण 1 ऊपर चला गया। अब हम इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखते हैं, चलते हैं। F = 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁷ × 7 × 10⁻³ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन क्या था 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, मान रख दिया भैया। 9 गुना 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। और अब देखो 10 की घात 9, आधार समान घात जोड़ते जाएंगे, ऋण 7 बटे 3 तिया 9, 10 की घात ऋण 2, 9 से 9 कैंसिल। तो F = क्या आया 6 गुना 10 की घात ऋण 14 हुआ। ऋण 14 में 5 अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 14 में जब 5 होगा तो 6 आएगा, वो भी किसमें, माइनस में, अपॉन 10⁻⁻2 है। अब ये -2 है, ऊपर जंप मारेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो F = क्या हो जाएगा, F = 6 × 10⁻⁻6 + 2, तो जुड़ जाएगा। तो -6 में धन 2 घटेगा, तो F = क्या आएगा 6 गुना 10 की घात ऋण 4 न्यूटन। ये था दोनों गोलों के मध्य कितने बल का लगेगा, 6 गुना 10 की घात ऋण 4 न्यूटन। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यदि इनके मध्य में क्या होगा, एक समान होंगे तो आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये था हमारा छोटा सा सवाल जिसको आप समझ सकते हैं।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो आने वाले सवाल थे, उसके बारे में मैंने बताया है। अब मैं जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये था स्थिर विद्युत। अब मैं बताऊंगा विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित प्रश्न। देख लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत करता हूं सरल से। देखें, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात की। सबसे पहले मैं आपको तो बता देता हूं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का सूत्र बता देता हूं, नहीं तो भोरा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। तो समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम तो हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। जितनी धारिताएं जुड़ेंगी उतना जुड़ते जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 एंड सो ऑन। थोड़ा सा डायग्राम को देखिएगा, समझिएगा, और तभी आपको समझ में आएगा। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो ये कैसे पहचानते हैं? अगर समान अंतर पैरेलल होगा, चतुर्भुज के आकार का ऐसा होता है, तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और एक साथ जुड़ा हुआ है। अब श्रेणी कैसे होगा? मेरे बगल में कोई आके जोड़ लिया, मेरे हाथ को पकड़ लिया, और उसके इस प्रकार से हम लोग जब लिखते हैं ना, मानव श्रृंखला बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी प्रदर्शन करते हैं, तो जो मानव श्रृंखला होता है वही श्रेणी क्रम होता है। लेकिन अब देखिए, बेंच टेबल में, अगर आप बेंच और टेबल में बैठे हैं तो देख सकते हैं, जो डेस्क रखा हुआ है उसका जो आयताकार आकृति है, जो इस तरफ आप बैठे हैं उतनी ही चौड़ाई पर दूसरा इस रेखीय रूप में है। या बोलूं, ये देखो, ये समांतर है, ये समांतर आकृति है। और इसके भी बारे में बता सकते हैं, यहां से यहां तक के कॉर्नर को हम समांतर कहेंगे, तो यह समांतर हुआ। वैसे ही ये जो डायग्राम दिख रहा है, जब से इस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, उस आकृति को समांतर कहते हैं। समांतर चतुर्भुज क्यों कहते हैं? वर्ग को वर्ग क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये भी चतुर्भुज है। परिभाषा कोई नहीं है, गणित की परिभाषा, सर समांतर जो, ये तो वर्ग क्यों कहते हैं? ये भी समांतर चतुर्भुज है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूं। जिसकी 4 भुजाएं वो चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं वो चतुर्भुज, जिसकी 3 भुजाएं वो त्रिभुज, जिसकी 5 भुजाएं, बताया क्या? उसके अंतर्गत, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग होता है, आयत होता है, ये सभी उसके भाग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं ये समांतर है, आमने सामने की भुजा। तो हम क्या बताएंगे इसके बारे में? ये बताएंगे कि 1.5 म्यू एफ, माइक्रोफैरेड कहते हैं ना इसको, म्यू एफ का मतलब माइक्रोफैरेड। 1.5 म्यू एफ के दोनों धारिता किसमें है? समांतर क्रम में है। अर्थात देख लीजिए समांतर क्रम का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मेरे पास 2 टर्म भी है, तो दोनों को जोड़ दूंगा। तो दोनों को जोड़ा तो 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 म्यू एफ। देखिए, अब मैं इसका जो चित्र का जो रूप था, चित्र का रूप भी मैंने क्या कर दिया? बदल दिया। ये देखिए, ये दोनों जो थे ना, चेपट के एक हो जाएंगे, एक जैसे बन जाएंगे। कैसे बनेगा? डायग्राम देखें अब आप। ये देखिए, ये तो था 3 म्यू एफ, ये वाला लिखा हूं। अब दोनों जब चेपट गए, समांतर क्रम में तो एक ठो परिणामी बन गया ना। वो एक परिणामी क्या था? 3 म्यू एफ था। तो ये भी ऐसा जुड़ गया, ये भी 3 म्यू एफ हो गया। और तीसरा तो था वहां पर, क्या था? इस प्रकार से, ये भी 3 म्यू एफ हो गया। तो ये बी हो गया और ये ए था। अब ए और बी के मध्य परिणामी पूछा था। अब देखिए भैया, श्रेणी क्रम में दिखाई पड़ रहा है आपको, और श्रेणी क्रम में दिखाई पड़ता है तो मैंने फॉर्मूला भी बताया है। तो बता दिया, 3 म्यू एफ के 3 धारिता किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा? 1/c इज इक्वल टू, सबको जोड़ देंगे।
1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 लसा आया। एक जैसे हर होता है तो एक ही हर उतारते हैं और ऊपर का जस का तस लिख देते हैं, अर्थात 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/3। तो 1 आया, तो ये हो गया म्यू एफ। तो 1 माइक्रोफेरेड अर्थात ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होता है उसका मान कितना होता है, 1 म्यू एफ होता है। उम्मीद करता हूं समझ में कम आया होगा, लेकिन थोड़ा तो आया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन को करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप बनाइएगा और बना के देखिएगा। और क्या बोल सकता हूं, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऐसे ही कुछ है। यहाँ पर जो बिंदु दिखाई पड़ रहा है ना, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा मोड़ के सीधा करके दिखाता हूँ, इससे आपको और इजी हो जाएगा। आप डायग्राम को अभी समझ नहीं पाएंगे, अब इस डायग्राम को मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा, उसके कारण आप इजीली पकड़ पाएंगे हाँ ये कौन से क्रम में दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो तार था, इन दोनों तार को मैं से निकाला और सीधा कर दिया। तो सीधा कर दिया तो श्रेणी दिखाई पड़ रही, कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये ऊपर का तो मैं कुछ नहीं किया हूं ना, ऊपर जैसा था वैसी कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने केवल इस प्रकार, ये ऊपर का भाग है भैया, इस तार को मैंने खींचा और खींच के क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा के ऐसा किया। तो ये तीनों भाई साहब क्या होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ये देखिए, और इस प्रकार से ए और बी दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको कितना आसान दिखाई पड़ रहा होगा, क्या ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था। अब आप देखिए, एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही लाइन में है, तो कौन से क्रम में दिखाई पड़ रहे होंगे, एकदम एग्जैक्टली मैंने सुन लिया आपने क्या कहा, आपने कहा सर श्रेणी क्रम, एकदम सही कहा। तो ये दिख रहा है श्रेणी क्रम में, तो 3 म्यू एफ के 3 धारिता किसमें दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो जोड़ देंगे 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो 3 लसाया, 1 धन 1 धन 1, तो 3/3 बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। अब डायग्राम कैसे बन रहा होगा, देखिए डायग्राम को मैंने चेंज कर दिया। अब डायग्राम आपका ऐसा बना, ये तीनों 3 ठो संघर के कितना ठो बन गया, 1 ठो बन गया, और 1 बन गया, तो ये 1 हुआ और ये 3 हुआ। अब कौन से क्रम में दिख रहा है आपको, कौन से क्रम में, हाँ समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में दिखा तो लिखना पड़ेगा 3 म्यू एफ और 1 म्यू एफ। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 3 म्यू एफ प्लस 1 म्यू एफ, तो C इज इक्वल टू 4 म्यू एफ। तो ये इसका परिणामी कितना हुआ, 4 म्यू एफ। तो उम्मीद करता हूं ये भी थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक चालक को 10⁻8 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, इसकी धारिता क्या होगी। क्या बोला है, सबसे पहले क्या दिया, 10⁻⁻⁻ क्यों, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो पक्का हमने समझ लिया भाई कि इसका मान तो इतना दिया है कूलाम।
फिर उसके विभव का मान दिया है, विभव मतलब V इज इक्वल टू 100 दिया है, या बोल दो 10 की घात 2 वोल्ट। ठीक, फिर हमको क्या ज्ञात करना है जी, धारिता ज्ञात करना है, अर्थात C ज्ञात करना है। हमारे पास पता है धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, V होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं। तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो क्या पाया, C इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू 10 की घात ऋण 8 और V की वैल्यू 10 की घात घात 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा 10 की घात ऋण 8 ऋण 2, तो C इज इक्वल टू 10 की घात ऋण 10 फैराड। ये हो गया, अर्थात उसकी धारिता कितनी होगी, 10 की घात ऋण 10 होगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो जरूर थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, और आगे का जो प्रश्न है उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, और चर्चा करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम एक और सवाल की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर का भी विद्युत धारिता एवं विभव के न्यूमेरिकल को यहीं पर समाप्त कर देंगे। चलते हैं हम फिर से, ठीक है। हाँ, ये थी हमारी अगली प्रश्न। इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम बता रहे हैं 64 किलोमीटर अर्ध व्यास वाली पृथ्वी की विभव धारिता फैरड में ज्ञात करो। सबसे पहले तो भैया धारिता कहा है हमको, और धारिता का फॉर्मूला, गोले का धारिता हमने एक फॉर्मूला निकाला था, उसको हमने पहले लिख देना है आपके सामने। 4 पाई अपसेनल नॉट इंटू आर, सी इज इक्वल टू, ये धारिता का फार्मूला है। वाट इज गिवन, दिया क्या गया है, उसके बारे में हम बात कर लें। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है आर इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। अब भैया देखो 64 किलोमीटर बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं ऐसा ही पद्धति में हमको मीटर चाहिए, हमको किलोमीटर नहीं चाहिए। तो 1000 किलोमीटर 64 100 गुना किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। तो एक हो जाएगा 1000 मीटर। तो R इज इक्वल टू 64 गुना 10 की घात 5, या ऐसा भी कह सकते हो मानक रूप में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। देखो हमारे पास मीटर का मान आ गया। अब E बच गया। अब देखो R दिखाई पड़ रहा है, ये R का मान तो हमारे पास आ गया। अब बोलेगा E क्या दिख रहा है भैया, हमको दिख रहा है 4 पाई R दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूंगा वही बात, पहला लेक्चर का पहला टॉपिक भी अगर आप पढ़ लें तो इसके बारे में जान जाते। तो हमने बताया था, गुलाम साहब ने बताया था क्या, 1/4 पाई अपसेनल नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन प्रति, वो सब छोड़िए, तो इसको क्या कहेंगे इधर और इसको इधर करेंगे। तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 4 पाई अपसेनल नॉट। तो ये मान को कहाँ रखेंगे, 4 पाई अपसेनल नॉट के बदले आंकिक मान हमें प्राप्त हो गया। अब इस आंकिक मान को रख के फिर आर के मान को रखेंगे और हमारा कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो चलते हैं समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखा तो क्या पाया, C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R की वैल्यू क्या थी, 6.4 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर कितनी थी, 6 थी। और अब क्या करेंगे, 6.4/9 इंटू ये 10 टू द पावर 6 थी, ये ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको ऋण 9 कर देगा। और जब ऋण 9 किया तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.4/9 इज इक्वल टू इंटू 10 टू द पावर -3 करेगा। और इसके बाद जो 6.4
4 को 9 से जो डिवाइड करने का काम आपके ऊपर है, जो करेंगे डिवाइड उसके बाद वो मान आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा आंकिक सवाल। उम्मीद करता हूँ मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्लास अब मैं आगे भेजूंगा और आप उसको अच्छे से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और इसका लाभ सभी तक उठाते रहें। इसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।